चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफटीआईआई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके पीडीएफ प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2015 और 16 का है और ये एफटीआईआई का जो एग्जाम होता है जेईटी का एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर पेपर है। PAYQ है ये क्वेश्चन है और इस पीडीएफ से हम लोग 2015 और 16 का डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये एक्टिंग से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन 2 ईयर पीजी डिप्लोमा कोर्स इन एक्टिंग। जो पहले का एग्जाम होता था वो 3 सेक्शन में होता था। सेक्शन 1 जो होता था जनरल नॉलेज का एग्जाम होता था वो 20 नंबर का था। सेक्शन 2 जनरल डिस्क्रिप्शन होता था 30 नंबर का और सेक्शन तीसरा जो होता था स्पेसिफिक एरिया 50 नंबर का होता था। अभी पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन हम लोग पीडीएफ से ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है और हमें क्या पढ़ना है, उसके आसपास की चीजों को कैसे जानना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन सब के अलावा मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये हमारे एफटीआईआई क्लासेस के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। जो पहला वीडियो है वो नोटिस और इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से एफटीआईआई का जो फॉर्म आता है, कहाँ पे आपको जाके प्रोस्पेक्टस चेक करना है, कैसे आपको उसमें एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है, कौन से डिपार्टमेंट को चूज करना है, आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं, डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, राइटिंग में जाना चाहते हैं या एडिटिंग में, सिनेमेटोग्राफी में, जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं वहां से जाकर आप प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि उसमें पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा कि कब फॉर्म आता है, किस तरीके से भरना है, क्या फीस है फॉर्म का और कितने फॉर्म आप फिल कर सकते हो, कितने कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको ये सारी डिटेल्स आपको जो पहले का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने अपलोड कर चुका हूं मैं। और दूसरा जो लेक्चर है वो उसमें ये बताया गया कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन पूछता है, कितने मार्क्स के होते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा अप्रोच लगाना है, किस अप्रोच के साथ हमें तैयारी करनी है, इस पे हम लोग बात की है। और जब मैं दूसरा लेक्चर बता रहा था तो उसमें बताया था कि अब हम जो बात करेंगे 10 साल के हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में हमें इससे मदद मिल सके और हमें ये जानकारी रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है ताकि हम लोग मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश किया जाए। ठीक, अब दूसरी बात एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो क्लासेस चलेंगी, जो पीडीएफ अभी चलेगा, जो 10 साल का जो पीडीएफ मैं बताऊंगा, ये तो एक्टिंग का ये है पीडीएफ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सिनेमेटोग्राफी से लेकर एडिटिंग से लेकर डायरेक्शन से लेकर सबका मैं लाइन बाय लाइन पीडीएफ 2015 का, फिर हम लोग 2015 से 16 और 17 में जाएंगे, 17 से 18 में, ऐसे करते करते 2026 तक जो भी पीडीएफ रहेगा हम सब आपको 10 साल का पीडीएफ आपको हम यहाँ यूट्यूब चैनल पर आपको बताएंगे। और हर डिपार्टमेंट से आप ये बिल्कुल परेशान मत होइए कि एक्टिंग का हम बताया और आपको सिनेमेटोग्राफी का जानना है तो वो नहीं बता पाएंगे। आप वीडियो में जाके चेक करिएगा, जरूर मिल जाएगा आपको और लाइन बाय लाइन सब मैं प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा। तीसरी बात है जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लेक्चर दिखेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखेगा, तो मेरी फीस यही रहेगी कि आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और मुझे और वीडियो बनाने के लिए मदद करिए ताकि मैं और वीडियो खुशी बनाऊं आपके लिए और इसमें अच्छा कर सके हम लोग। और चलिए शुरू करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि 2023 का जो एग्जाम था उसमें मैंने 3 कोर्स के लिए अप्लाई किया था और मेरा उसमें तीनों में इंटरव्यू हुआ, लेकिन मैं एक में सेलेक्ट हो पाया था और 2 में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना के बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने ये बात पहले वीडियो लेक्चर 2 में भी मैंने बता चुका हूं मैं कि मैं तीसरा रैंक था मेरा 2023 बैच में। और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे और एक अलग से वीडियो बना के बात करेंगे। उसमें मैं अपना जो भी लिस्ट वगैरह जो आया था, मेरिट लिस्ट वगैरह, जो फीस पेमेंट का और जो एडमिट कार्ड वगैरह था, सब उसमें अपलोड करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। और एग्जाम जो था वो जो 3 कोर्स के लिए अप्लाई किए थे वो 2 दिन में हुआ था और एक कोर्स का जो एग्जाम होता है 1 ही दिन में कंप्लीट होता है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये पीडीएफ हम लोग के सामने पड़ा हुआ है तो हम लोग इस पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बताया कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 करके 3 पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछता है और ये हमें 3 घंटा देता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक, और पहला जो सेक्शन है वो 20 नंबर का होता है, दूसरा जो होता है 30 नंबर का होता है, तीसरा जो होता है वो 50 नंबर का होता है। तीनों मिलकर 100 नंबर के पेपर होते हैं। और उसके बाद जो जिसका जैसे एक और चीज, कंपटीशन जो है बहुत टफ है। 11 सीट होती है एक्टिंग में, लोग पूरा ऑल इंडिया कोई भी भर सकता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि कितना अच्छा नंबर लाएं और जितना अच्छा नंबर लाएंगे आप तुरंत सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, नहीं पहला क्वेश्चन ये नहीं है, पीडीएफ थोड़ा सा इधर उधर सेट हो गया, लेकिन मैं क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। और मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको 20 क्वेश्चन करा दूं और वो 20 क्वेश्चन के आंसर आपको आ जाए। मेरा टारगेट ये है कि वो पूछ क्या रहा है, वो जानना क्या चाहता है हमसे, हम क्या करें, कैसे बैकग्राउंड हम लोग एक अलग क्रिएट करें जिसके बाहर से वो क्वेश्चन ना पूछ पाए, हमें सब कुछ की जानकारी कैसे होगी, हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, सारा इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी है। इसको किसने लिखा, जिसको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है कि एक तो बुक का नाम पूछा है, तो हमें ये जरूर जानना है कि बुक पढ़ना है, बुक के बारे में
जो इंडिया में फेमस बुक है, बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज जिन्होंने अपनी बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, नॉवल लिखा हुआ है, बहुत सारे राइटर्स हैं। तो हमें एक जानकारी बुक के बारे में रखनी है, दूसरी ऑटोबायोग्राफी है, ये तो बुक में भी ये ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, नॉवेल्स होता है, स्टोरी होती है, बहुत सारी चीजें होता है। तो हमें ये जानना है कि ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, नॉवल कौन सी है, और बायोग्राफी कौन सी है, स्टोरी कौन सी है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी स्टोरी फेमस है, जैसे शंकर प्रसाद की नॉवेल्स फेमस है, चेतन भगत की नॉवेल्स फेमस है। तो हमें इन सब लोगों के बारे में और इनके बुक्स के बारे में जानना है। दूसरी चीज है कि ये बुक जो है बहुत फेमस है, और ये इतने फेमस पर्सनालिटी के बारे में है कि वो खुद में एक बहुत बड़े अहदा रखने वाले इंसान थे जिन्होंने ये बुक लिखा है। तो उनके बारे में हम जानते हैं। जो ये बुक लिखी है उनका नाम है नेल्सन मंडेला, जिनको पहले तो ये भारत के नहीं थे, ये थे साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका के होते हुए इन्हें भारत रत्न मिला। तो ये क्या पहले व्यक्ति थे जिनको ये इंडिया के बाहर के और इनको भारत रत्न मिला? नहीं, इससे इनसे मतलब ये अकेले इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको भारत रत्न मिला और ये इंडिया से बाहर के। अब्दुल गफ्फार खान को भी भारत रत्न मिला हुआ है, ये भी इंडिया से नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ये पूछ रहा है, ये जानना चाहता है कि आपका नॉलेज किस तरीके से और कितना डीप है। तो ये जानकारी आप जरूर रखें। तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़िए। अवार्ड्स अब जैसे भारत रत्न यहाँ दिया है, भारत रत्न के बारे में पढ़िए। भारत रत्न हमारे देश का सबसे उच्चतम जो अवार्ड होता है, उच्चतम पुरस्कार होता है, उच्चतम अवार्ड जो है उसमें से सबसे ऊपर है भारत रत्न। तो उसके बाद क्या आता है, जैसे पद्मश्री कौन से नंबर पर है, पद्मश्री के ऊपर कौन सा अवार्ड मिलता है, उसके ऊपर कौन सा पद्म विभूषण किस तरीके से किसको मिला है, करंट अफेयर, इन सबको जानते हुए आप करंट अफेयर भी देखिए। करंट अफेयर में ये देखिए कि लेटेस्ट में 2026 में आर्ट से रिलेटेड, आर्ट से या जो लिटरेचर से, आर्ट से, इस तरीके के लोग कौन है जिनको पद्मश्री, पद्म विभूषण मिला है। तो इन सब के बारे में करंट अफेयर। तो मेरा अप्रोच यही है, आप इस चीज से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ये चाह रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन का जो पूरा बैकग्राउंड है वो पूरा चारों तरफ से आप उस चीज को देखें और उसके बारे में जितना डीप जानना मतलब जान जाए उतना बेहतर होगा आपके एग्जाम के लिए। तो पहले का आंसर है नेल्सन मंडेला। इसमें 3 टाइप के हम लोग चीजें देखें। पहले तो बुक हो गया, ऑटोबायोग्राफी हुआ, भारत रत्न हुआ, फेमस पर्सनालिटी हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़े। नेवर में जो कंट्री है, जैसे हमारे जो इंडिया है ऐसे, तो इंडिया के जो आसपास की जो कंट्री है उनके बारे में आप जरूर जाने। जैसे इंडिया के आसपास में पाकिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पड़ गया, इधर चाइना है, म्यांमार है, मालदीव्स है, बहुत सारे कंट्री है, जो इंडोनेशिया है, चाइना है इधर। अब ये नेबर कंट्री के बारे में जरूर पढ़िए। और नेबर कंट्री में ये भी देखिए कि कौन व्यक्ति फेमस है उधर जो इंडिया से कुछ रिलेशन रखा हुआ है, इंडिया से उसका कुछ संबंध रहा है पहले से। जैसे नेल्सन मंडेला का क्या संबंध रहा है, इन्होंने क्या किया है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1990 में रंग भेद के खिलाफ, जैसे पहले तो ये प्रधानमंत्री बने साउथ अफ्रीका के, और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नहीं सॉरी ये पहले राष्ट्रपति थे जिनको जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो साउथ अफ्रीका के सांवले लोग, काले लोग जो होते हैं, उनमें से एक चुना गया था इनको, और उनमें से चूज होकर ये बाहर आए और राष्ट्रपति बने। और ये पहले व्यक्ति थे जो ब्लैक थे, और इनको 1990 में रंग भेद के खिलाफ इनको लड़ते हुए और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कि मैं काला हूं आप गोरे हैं, इस तरीके से चीजों को लड़ते हुए इनको जेल में डाल दिया गया। ये 27 साल जेल में रहे। तो अब जब 27 साल जेल में रहे, उसके बाद इतनी बड़ी लड़ाई लड़े और राष्ट्रपति बने, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक अलग तरीके का इनका इमेज बनाया समाज में, और इनको भारत रत्न के लिए इंडिया ने बुलाया कि आपको भारत रत्न दिया जाएगा। तो ऐसे पर्सनालिटी को आप जरूर जाने जो इस तरीके का काम किया हो। जैसे जवाहरलाल नेहरू का, अब्दुल गफ्फार खान और एस राधाकृष्णन का नाम दिया है। तो ऐसे जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में भी जरूर आप पढ़ें। तो इस क्वेश्चन से 4 ऑप्शन देने का मतलब ये नहीं कि आप 4 ऑप्शन यही देख के और रह गए, नहीं, आप इससे रिलेटेड और चीजों को देखिए। जैसे नेबर कंट्री की बात किया मैं, फेमस पर्सनालिटी देखिए, बुक देखिए, अवार्ड्स देखिए। अवार्ड्स जरूरी है, अवार्ड से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है FTIA में। और जो चैनल है FTIA क्लासेस, इसमें आपको मैं अवार्ड से रिलेटेड, फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड एक वीडियो बनाते धीरे धीरे करके डालता जाऊंगा। क्योंकि पहले मेरा टारगेट यह है कि मैं PDF 10 साल का करा दूं, ताकि इससे आपको एक नॉलेज हो जाए कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। इसमें कोई इस क्वेश्चन में यह है कि फर्स्ट इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड फॉर एन एकेडमिक अवार्ड। एकेडमिक अवार्ड से के लिए पहले कौन सी ऐसी फिल्म थी जो नॉमिनेट हुई थी? सबसे पहले मैं आंसर बताऊंगा, मदर इंडिया थी। मदर इंडिया तो नॉमिनेट हुई थी, जीती नहीं जीती वो बात की बात है, नॉमिनेट हुई थी। लगान भी नॉमिनेट हुई। स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक के लिए ऑस्कर मिला। गांधी फिल्म में एक महिला थी ऐसी महिला थी जिनको बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला था। तो ऐसे ये जो मूवी है इनके बारे में आप जानिए। मैं चाहता हूं कि ये जो मूवी, इनके डायरेक्टर, राइटर कौन लिखा है उस मूवी को, उसकी स्टोरी कौन लिखा है, स्क्रीन प्ले किसने किया है, सिनेमेटोग्राफी इसमें किसने दिया है, कॉस्ट्यूम डिजाइन कौन किया, इनके बारे में आप जरूर डीप में जाकर थोड़ा सा जानकारी रखिए। और कोशिश करिए कि 50 ऐसी मूवियों के बारे में आप जानिए इंडिया की जो
आउट ऑफ इंडिया जाके जिनको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर में, चाहे कांस फिल्म में बुलाया गया, चाहे जो जिस तरीके के, जैसे किसी अदर कंट्री के जो फिल्म फेस्ट होता है, फेस्टिवल होती है, उसमें इंडिया की कौन सी मूवी जो जिसको नॉमिनेट किया गया है अवार्ड जीत गई, जैसे नो मैन लैंड करके एक मूवी थी, चाहे अभी एक मूवी बड़ी मणिपुर पे कोई मूवी थी, वो बड़ी फेमस हुई, उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला हुआ है, उसकी कोई महिला डायरेक्टर है। तो आप प्लीज जाके डीपली इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। तो दूसरे क्वेश्चन से हमें क्या अप्रोच मिल रहा है कि अवार्ड पहले जानिए, अवार्ड की बात कर रहा है कि नॉमिनेट कौन हुई थी एकेडमिक अवार्ड में। फर्स्ट लास्ट जो होता है, फर्स्ट लास्ट लार्जेस्ट डीप जो पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो हाईएस्ट, और ये जैसे मैं पूछूं कि इंडिया का पहला राष्ट्रपति कौन बना, फर्स्ट राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट और लास्ट और हाईएस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट, इन सब जो क्वेश्चन आता है, आप इसके लिए बेस्ट देखा है कि आप लूसेंट देख सकते हैं, लूसेंट से ये कवर कर सकते हैं। और फिल्म के बारे में फिर से मैं कहूंगा पढ़िए, डायरेक्टर के बारे में पढ़िए, 50 मूवियों को एकदम कंठस्थ ऐसे याद करिए जो कि वो 50 मूवी के बारे में अगर कोई आपसे जिक्र करे तो ऐसा लगे कि उस समाज में, जिस समाज में क्वेश्चन पूछा गया, उस समाज में सबसे ज्यादा अगर कोई एक मूवी के बारे में अगर कोई बता रहा है तो वो सबसे ज्यादा बताने वाले आप हो। ऐसे एक मूवी के बारे में जब बताया जा रहा है तो आप 50 मूवी पढ़े रहेंगे, तो उसमें से ही एक कोई मूवी पूछ ले तो आपको उसके बारे में जानकारी रहेगी। तो ऐसे करके आपको अप्रोच लगाना है। ठीक, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन है, हु इज द ओनली स्पोर्ट पर्सन, सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी could have been awarded भारत रत्न, भारत का एकमात्र कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न मिला है, सचिन तेंदुलकर। अब दो चीजें मैं यहां बताऊंगा। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिला। ये क्रिकेट के बहुत भगवान माने जाते हैं, ये बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। जब ये खेलते थे तो लोग इनको देखने के लिए बहुत भीड़ लगाते थे। आज भी इनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है, इंडिया की तरफ से इनका नाम हमेशा ऐसे लिया जाता है जैसे सही में भगवान ही है, लेकिन इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो हम इन पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को पूछने का क्या इसका अप्रोच है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो पीडीएफ करा रहा हूँ ये 2015 और 16 का है, मतलब ये 15 का पेपर है। और जब मैं ये बता रहा हूँ कि 15 का पेपर है और हाल ही में इनको भारत रत्न मिला था, तो 2014 से 15 पूछा गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आपको करंट अफेयर देखना है कि स्पोर्ट पर्सन से कौन इस समय एक्टिव है बहुत ज्यादा, जैसे क्रिकेट से ही नहीं, कोई भी फील्ड हो, कोई भी गेम का कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट पर्सन कोई भी हो। जैसे इसमें अवार्ड से अगर मान लो कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, जैसे खेल रत्न किसको मिला है, या भारत रत्न अवार्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अप्रोच समझिए अवार्ड से। अभी ये 3 क्वेश्चनों में, दो या 3 क्वेश्चनों में, तीनों में अवार्ड का नाम आ गया। जैसे भारत रत्न अवार्ड हो गया, एकेडमिक अवार्ड हुआ, भारत रत्न अवार्ड हुआ, तो हर क्वेश्चन में हम अवार्ड देख रहे हैं। तो प्लीज आप जाके अवार्ड, स्पोर्ट, फिल्म, फर्स्ट एंड लास्ट, इन सब के बारे में जरूर देखिए। यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन भी देख लीजिए। अब जैसे इन स्पोर्ट पर्सन का कुछ जो इसमें से चारों है, इन्होंने कई बुक लिखी हुई है। मेजर ध्यानचंद के बर्थ डे, मतलब उनके जन्मदिन पे स्पोर्ट डे मनाया जाता है। इसको आप जाके देखिए कि स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है। तो इनके बैकग्राउंड भी चेक करिए आप, और जब आप गूगल से खुद सर्च करके इसको देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको और धीरे धीरे आइडिया लगते जाएगा कि और आपको क्या पढ़ना है, आपको और क्या जानकारी रखनी है। जैसे हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है, कार्बन 14 जो होता है, ये फॉसिल को के एज को चेक करने का एक मात्रक समझ लीजिए, या एक इंस्ट्रूमेंट, या इस तरीके की कोई एक कार्बन डेटिंग है जो जिसके थ्रू हम फॉसिल जीवाश्म को चेक करते हैं कि कितने साल पुराना है। अब जैसे इससे क्या हम बताना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा है कि आपको बस ये रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में पूछ दिया, नहीं। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये है कि हम पुरानी चीजों को कैसे पता लगाते हैं। और पुरानी चीजों में हम क्या देखेंगे, पुरानी चीजों में हम देखेंगे कि IVC है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन। जैसे इंडियन वैली सिविलाइजेशन, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, राखी घड़ी, चंदादुरो, इस तरीके की जो भी साइट रही है, जो चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो किसी स्टेट में इंडिया के हो, जैसे पंजाब में रोपर है, गुजरात में धोलावीरा है और लोथल है, चाहे यूपी में भी है बहुत सारे, और हाल ही में कोई गुजरात में खोजा गया था। तो आप ये देखिए कि IVC जो है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इसमें जाके देखिए कि किस तरीके का स्क्रिप्ट रहा है, किस तरीके के मॉन्यूमेंट मिलते हैं, किस तरीके के कॉइन्स मिले हैं, किस तरीके के टेराकोटा मिला है, टेराकोटा का एक मूर्ति मिली है, एक ब्रॉन्ज मूर्ति मिली है जिसको हम नाट्य शास्त्र के तौर पे देखते हैं कि गॉडेस समझते हैं, या एक बियर्डेड मैन मिला हुआ था मोहनजोदारो में। चाहे लोथल को हम लोग देखते हैं एज अ पोर्ट सिटी के नाम पे जानते हैं, कालीबंगन को हम लोग जो राजस्थान में है उसको हम लोग वहां पे जुता हुआ खेत मिला था। चाहे बहुत सारी चीजें, वहां पे बंगल जो कंगन होता है वो मिलता है, वो बनता है, किस चीज से बनता है, क्वार्टिटाइज या क्या होता है, इसके बारे में जानिए थोड़ा डीप जाके। जैसे अब मैं और बता दूं, पिल्लर के बारे में जानिए। जैसे अब हमारे इंडियन हिस्ट्री भी थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री इसलिए कह रहे हैं जानने के लिए कि इंडियन हिस्ट्री में क्वाइंस था, पिल्लर था, पिल्लर के अलावा इंस्क्रिप्शन था। अब
कॉइन्स को, जैसे स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या होता है, आप स्टडी जानिए कि स्टडी क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी देखते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इस तरीके से स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या होता है, नुमिस्टमैटिक, नुमिस्टमैटिक बोलते हैं उसको। तो इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई, कॉइन्स की पढ़ाई होती है। तो इन सब की जो स्टडी वाली पोर्शन हुआ, ये आपको मिल जाएगा लुसेंट में। तो आप लुसेंट में ये भी चेक कर सकते हैं कि किसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं, किसके अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का अप्रोच आप समझिए कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, और आपसे ये क्वेश्चन बचे ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप ऐसा ना हो कि वो देखे ना हो, क्वेश्चन आपको आता ना हो उसके बारे में, भले वो क्वेश्चन आपको जैसे सटीक क्वेश्चन ना आ रहा हो, लेकिन आप आसपास की चीजों को जान रहे हो, और तो उसके बाद आप ऑप्शन से सही कर सकते हैं उसको। मेरा अप्रोच ये रहा है, क्योंकि मैं इसी अप्रोच से दिया था एग्जाम और मेरा निकला भी था। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। अजंता केव आर सिचुएटेड इन द फॉलोइंग स्टेट। कौन सी स्टेट में अजंता केव मिलता है, कब अजंता की गुफाएं कहाँ पे उपस्थित है, किस राज्य के में उपस्थित है। तो आप एक बात याद रखिए कि ये स्टेट पूछ रहा है, ये केव पूछ रहा है। तो ये केव और स्टेट से क्या समझ में, ये हेरिटेज प्लेस है। जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट होता है, जैसे हमारे इंडिया में 42+ हेरिटेज साइट है, बहुत बड़ी बात है। जो हमारे देश में ऐसी चीजें रही हुई है, हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर इस तरीके का रहा हुआ है कि हम बहुत कल्चरल डेवलप्ड है। जैसे हम किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी राज्य में रह रहे हो, उस राज्य में कुछ ना कुछ ऐसा कोई राजा रहा हुआ है, या कोई इस तरीके का कल्चरल एक्टिविटीज है, या कुछ ऐसा पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ हमारा संस्कृति है, जो कुछ ना कुछ ऐसा बनाया हुआ जिसको हम आज यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल हुआ, रेड फोर्ट हुआ, कुतुब मीनार हुआ, बहुत सारे ऐसी चीजें हम आपको काउंट करा सकते हैं। हम्पी का जो वो है, हम्पी में भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद मदुरई का टेम्पल फेमस है। बहुत सारे जो हेरिटेज साइट में एडेड है। एमपी में भीमकट करके एक रॉक कट वो है, मोन्यूमेंट है, वो हेरिटेज साइट में है। एमपी में भी बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे स्टेट के बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हेरिटेज साइट में ऐड है। तो अब हेरिटेज साइट से आप 42 हेरिटेज साइट है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन से बिल्डिंगों से फेमस है, कौन से इन्वायरमेंट से फेमस है। बहुत सारे नेशनल पार्क है जो हेरिटेज साइट में ऐड है, तो उसके बारे में भी आपको जानना है। रॉक कट के बारे में जानना है। रॉक कट गुफा जो है, जैसे अजंता केव है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये याद रखिए। तो महाराष्ट्र के अलावा आप एमपी की भी जानकारी रखिए, कर्नाटक की भी जानकारी रखिए, यूपी का भी जानकारी रखिए कि इन इस स्टेट में कहां कहां हेरिटेज साइट प्रेजेंट है। और ये हेरिटेज साइट है जिसको हमको लग रहा है कि जो 1983 के आसपास इसको ऐड किया गया था। लेकिन आप अजंता के साथ साथ एलोरा को भी याद रखिए। एलोरा भी महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, कुछ ही दूरी पे है इससे। तो मैं ये क्वेश्चन आपको मैं 20 क्वेश्चन करा दूं और 20 क्वेश्चन के आंसर बता दूं, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको जाना है, खुद से नोट्स बनाने हैं हेरिटेज साइट के, इन्वायरमेंट कितने हैं हेरिटेज साइट में। जो इन्वायरमेंट कहने का मतलब कि जो नेशनल पार्क जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कितने हैं, वेटलैंड कितने हैं, नेशनल पार्क रामसर साइट कितने हैं, या ये भी याद रखिए। अब जैसे देखिए, अब मैं जैसे ये मैं बताया कि आपको ये देखना है। उसके बाद स्टेट में देखिए, स्टेट में ये देखना है कि नेशनल पार्क और जो पार्क है वो पार्क, नेशनल पार्क कितने हैं और स्टेट के कितने पार्क हैं। अब जैसे हेरिटेज साइट के अलावा मैं बता रहा हूँ कि आपको देखना है नेशनल पार्क और स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, ये सारी चीजें देखनी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ूंगा, जब हम लोग ऊपर छोड़ गए हैं। ली कॉन यू आधुनिक, क्या ये ली कॉन यू वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न। ये एक बात याद रखिए कि जो ये पहले तो कम से कम 25 से 30 साल तक पीएम रहे हुए हैं सिंगापुर के, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने सिंगापुर का पूरा रुख बदल दिया। इन्होंने सिंगापुर को पूरा मॉडर्न सिंगापुर बनाया है, क्योंकि सिंगापुर आज से 40 साल 50 साल पहले क्या था और आज के टाइम में सिंगापुर क्या है। आप कभी यूट्यूब पे जाए और सिंगापुर के बारे में जानकारी लें, और जब जानकारी लेंगे तो पता चलेगा सिंगापुर को सिंगापुर बनाने वाला कोई अगर पर्सन रहा है तो वो ली कॉन यू रहे हुए हैं। तो ये जरूर, तो अब इससे क्या समझ में है आपको कि ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के बाहर जो आसपास देश है, जो फेमस कंट्री है, जो संबंध रखते हैं इंडिया से, तो उनके जो फेमस पर्सनालिटी है, उनके जो राष्ट्रपति, पीएम प्रेसिडेंट या फेमस पर्सनालिटी, उनके बारे में पढ़िए, ठीक। और उसके बाद जब ये आपको जब पढ़ ले रहे हैं तो आप जरूर यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया, जापान, इन सब के बारे में पढ़िए। एक बार मुझे याद आ रहा है कि एफटीआई में एक क्वेश्चन पूछा था जापान से रिलेटेड, हिरोशिमा और नागासाकी पे कब बम गिराया गया था। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो आप जब देश के बारे में नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन। तो और किसने गिराया था,
कौन उस बम को बनाया था, ये सारी चीजें। अभी जैसे ओपेनहाइमर आप एक मूवी देखें जिसके लिए मर्फी करके, जो किलियन मर्फी है, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो जो भी इस तरीके की चीजें हैं, आप उन सब के बारे में जानिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अप्रोच समझिए कि आप क्वेश्चन जो सेट कर रहा है वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और किस तरीके का पैटर्न लेके आ रहा है वो, तो ये जानना आपको जरूरी है। हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारे देश में टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि लैंग्वेज कितने हैं, क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, या क्लासिकल डांस, या जैसे और एक चीज याद रखिए, मुझे इन सब चीजों से ये चीज याद आ रही है कि जैसे हेरिटेज साइट हम बोले, तो यूनेस्को जो हेरिटेज साइट है इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो, जैसे हमारा डांस भी हेरिटेज में ऐड किया गया है, जैसे भांगड़ा डांस है, चाहे पूजा है कोलकाता का काली माँ का पूजा, उसको ऐड किया गया, और बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं जो हेरिटेज में यूज किया गया है। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि जैसे अब ये जो चीजें हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। अब हम नॉर्थ इंडियन हम लोग हैं यूपी में, यूपी के जो पूर्वांचल के जो एरियाज आते हैं, इलाहाबाद, बनारस, ये जो चीजें हैं, जैसे लखनऊ, ये सब ये नॉर्थ इंडिया में आता है। तो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स और जो एरिया है उसमें कौन सा डांस फेमस है, तो उसमें तो हम सिंपल सी बात है, नॉर्थ इंडिया यूपी में आता है, और यूपी का जो फेमस डांस है वो कथक है। लेकिन यूपी का कथक होने से ये नहीं है, हमें और भी चीजें जानना होगा। जैसे भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से है। और अब देखिए क्लासिकल डांस का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो 8 है, हमारे इंडिया का 8 क्लासिकल डांस है। और स्टेट डांस बहुत सारे हैं, स्टेट में हर 28 स्टेट है, 28 स्टेट के बहुत सारे अलग अलग डांस है। नौटंकी फेमस है इधर बिहार यूपी में, कजरी फेमस है, और बहुत सारी चीजें हैं, गीत फेमस है, फेस्टिवल सॉन्ग भी याद रखिए, कुछ गीत यहाँ फेमस है। तो इस तरीके की चीजें हमको जानना है। तो जो मेरा अप्रोच है इस क्वेश्चन को बताने का, मेरा अप्रोच ये है कि पहले मैं क्लासिकल डांस के बारे में आपको बताऊं। तो जैसे यूपी का मैं बता दिया हूं, अब जैसे भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, तमिलनाडु के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है कथकली, कथकली अगर यहाँ पे है तो ये केरला का है, केरला का हो गया। कुचिपुड़ी है, देखिए केरला में एक और डांस है, केरला के मोहिनीअट्टम है, और कुचिपुड़ी अगर है तो वो आंध्र प्रदेश का है। कथकली बता ही चुका हूँ, सतारिया एक असम से है, ओडिसी है, उड़ीसा का, इसी नाम से ही समझ में आता है, और एक मणिपुरी है, मणिपुर का है। तो देखिए 1 2 3 और कथक 4, कुचिपुड़ी 5 और 6 7 और एक मोहिनीअट्टम 8, तो टोटल 8 डांस है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये इंडिया का है। अब जैसे मैं और चीजें आपको अगर इसके अप्रोच से और बताना चाहूँ कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो डांस तो बता देंगे, स्टेट का डांस आपको पढ़ना है, आपको जाके हर स्टेट का डांस देखना है कि एक स्टेट, जैसे मान लीजिए यूपी में कौन से डांस होते हैं। एक चिड़वा करके डांस होता है जिसमें अपने सर पे 108 दिया लेके डांस किया जाता है, तो वो यूपी का डांस है। और मिजोरम का एक डांस बहुत फेमस है, बहुत सारे अलग अलग जगहों का अलग अलग डांस फॉर्म फेमस है, और इसको जाके आपको देखना है हर स्टेट का डांस जो फेमस डांस हो। और तो आपको ये बता दूं कि 28 स्टेट है, और आपको 28 स्टेट से आपको कम से कम 100 के आसपास डांस याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ हमें 2-4 क्वेश्चन डांस रिलेटेड जो पूछेगा वो आ जाएगा आपको। हाँ, लैंग्वेज के बारे में आप जानिए, लैंग्वेज हमारे संविधान में भी दिया हुआ है, किस आर्टिकल में दिया है, किस पार्ट में दिया है, किस शेड्यूल में दिया है, कितने लैंग्वेज है, लैंग्वेज 22 है, और सॉन्ग के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी लेनी है, और सब कुछ आपको अपने नोट्स में बना के लिखना है। हम 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तालिश टावर ऑफ नेपाल, क्या नाम है उसका? तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा था आपको। जब सबसे पहले मैं बोला कि आपको लूसेंट पढ़ना होगा, किस लिए लूसेंट पढ़ना होगा? तो फर्स्ट, लास्ट, हाईएस्ट, डीपेस्ट, लार्जेस्ट कौन है, तो इन सब में अगर पढ़ना होगा तो आपको जाके देखना होगा। देखिए यहाँ पे टालेस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट, फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने रेल बनाया, फर्स्ट कंट्री कौन है, फर्स्ट स्टेट कौन है जहां पे मेट्रो बना था, तो कोलकाता था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, या वर्ल्ड का इंडेक्स पूछ लिया था कि हैप्पीनेस इंडेक्स बताइए, और कोई भी एक बार क्वेश्चन पूछा था प्रेस से रिलेटेड कि हमारी इंडिया की रैंकिंग क्या है प्रेस में, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा, वो आपका जो होगा वो धराहरा होगा, ये धराहरा होगा। और ये जो है, ये देखिए 25 अप्रैल 2015 का ये करंट अफेयर्स है। तो आपको जरूर याद रखिए करंट अफेयर क्या मतलब, क्या समझ रहे हैं करंट अफेयर से? ये कि जब एक कोई मैगजीन आ रही है
जो करंट अफेयर्स एक महीने की मैगजीन है, तो उस मैगजीन में आप देखिए, जैसे मैगजीन कहने का मतलब है कि मैगजीन में आप एडिटोरिया देख सकते हैं। आप मैगजीन बहुत सारे आते हैं, जैसे विजन का मैगजीन है, तो आप उसको जाके देखिए कि उसमें फेमस हाल फिलहाल में एक महीने के अंदर कौन सी ऐसी न्यूज रहा है, कौन सी ऐसी बातें रही है जो न्यूज़पेपर में फेमस रहा है, जो आए दिन लोगों को सुनने को मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उस टाइम पे आज 2026 है, 2015 में ये जो टॉलेस्ट टावर जो है नेपाल का, ये उस समय 2015 में 25 अप्रैल के आसपास, उससे एक महीना पहले के आसपास ये कुछ न्यूज में रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन पूछा है। तो अभी आप 2-3 महीने जो चीजें न्यूज में रही है उसको आप जानकारी में रखिए। सिंपल से मेरा कहना ये है। अब जैसे मैं अगर बात करूं इसमें, तो ये सीक्वेंस पूछ रहा है, और सीक्वेंस कैसे कर पाएंगे? सीक्वेंस करने के लिए आपको मैं बोला हूं कि आपको जानकारी डीप होनी चाहिए। अब ज्योग्राफिकल ओरिजिन पूछ रहा है, फॉग फॉर्म का। फॉग मतलब आप समझ रहे हैं, आपको जानना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे लोक नृत्य बोलते हैं इसको, फॉग को। अब इसको पूरब से पश्चिम की तरफ पूछ रहा है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट है या ईस्ट है, ईस्ट मतलब हम बात कर रहे हैं आपको मिजोरम, इस साइड के जो अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर है उनकी तरफ की बात कर रहा हूं। अब 7 सिस्टर क्या है, आप ये जाके देखिए 7 सिस्टर क्या है। 7 सिस्टर मतलब मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये जो आसपास के सिक्किम, ये जो एरिया रहा है, ये इसको 7 सिस्टर में काउंट किया जाता है। और उधर से जब आप वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, गुजरात की तरफ आएंगे, राजस्थान की तरफ आएंगे, एमपी की तरफ आएंगे, तो उससे उस साइड से होते हुए इधर की तरफ बढ़ते हुए कौन सा ऐसा फॉक फॉर्म है? फॉक फॉर्म मतलब लोक नृत्य। अब ये स्टेट का अगर जब बताया हूं मैं कि स्टेट का जब डांस या फोक डांस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अरे आपको अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में ये डांस फेमस है। अच्छा, उधर से हम राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, बीच में हमारा छत्तीसगढ़ पड़ा, यूपी पड़ गया, बिहार पड़ गया, या कोई भी ऐसा राज्य जैसे अगर पड़ रहा है, तो उसका कौन सा डांस फेमस है। तो ऐसे जब करते आएंगे, तो ये जो सेक्शन सी, ऑप्शन सी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। जो ये जो डांस है अंकियानट कट करके है, जो अंकियानट है, इसका असली नाम है अंकियानट। तो ये जो अंकियानट है, ये असम से है। आपको अब जैसे आप समझ में आ रहा होगा कि असम कहाँ है। अब जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और इधर के हमारे 7 सिस्टर मतलब जो छोटे छोटे, जैसे अभी मणिपुर बहुत फेमस हुआ है न्यूज में, तो मणिपुर को आप जरूर याद रखिएगा। मणिपुर है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, बहुत सारे, जैसे म्यांमार के आसपास इधर के जो कंट्री है उनके आसपास सटा हुआ है, भूटान के आसपास सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारी चीजें हैं। आंध्र प्रदेश, सॉरी मैं आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ गलती से। तो ये जो अंकियानट करके जो डांस है, ये असम से है। अब जैसे जतारा बहुत फेमस डांस है, बहुत फेमस, उड़ीसा के एरिया में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब के एरियाओं में ये जतारा जो है, जतारा बहुत फेमस डांस है, बहुत फेमस फोक डांस है। अब जैसे सराइकेला जो है, ये जो सराइकेला है, ये आपको झारखंड, जैसे हाल ही में एक डांस अभी जैसे बहुत इंस्टाग्राम पे फेमस हुआ है, और मुंह ढक के कोई डांस कर रहा है, उसका चेहरे में ना कुछ नहीं दिख रहा है, वो पूरी की पूरी मुंह ढकी हुई है, बहुत सारे गहनों से भरे हुए हैं, और आभूषण पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, और डांस कर रहे हैं। तो वो डांस हिमाचल प्रदेश का है कोई, और वो बहुत फेमस हुआ है हाल फिलहाल इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे न्यूज में आ रहा है, और वो इतना फेमस हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से बस वही दिख रहा है न्यूज में और हर जगह। तो जो हिमाचल प्रदेश का डांस हुआ है, तो वो फोक डांस है। तो मैं जैसे ये सराइकेला जो बता रहा हूँ, झारखंड का है। सराइकेला जो ये है, ये झारखंड का, और इसको भी मुखौटा पहन के डांस करते हैं, मास्क डांस बोलते हैं इसको। सराइकेला जैसे मास्क डांस, ये भी झारखंड का है। तो आपको देखना पड़ेगा। ये मैं 1-2 क्वेश्चन बताने से मुझे आपको 4 डांस बता दिया, 4 क्वेश्चन बता दिया, तो इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको ऐसे रिलेटेड सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और ये कब अप्रोच लगेगा कि हमें वेस्ट टू ईस्ट जाना है या ईस्ट टू वेस्ट जाना है, तो कैसे समझ में आएगा? जब आप पढ़े रहेंगे, आप डिटेल में जानते रहेंगे। अब जैसे छन करके कोई डांस है, तो छन जो डांस है, जैसे हम जतारा, सराइकेला, छाऊ की बात करें, ये सराइकेला को छाऊ भी कहते हैं, छाऊ डांस भी कहते हैं। अब जैसे एक हम बात करें, ये क्या बोलते हैं, छन या छान करके लिखा है। तो जो छन है, ये जैसे ये आसपास झारखंड के, जब आप इधर बढ़ेंगे वेस्ट की तरफ, तो उसके एरिया में डांस किया जाता है। अब फिर देखिए नौटंकी, मैंने क्या बोला, नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश में ही कराया जाता है। उत्तर प्रदेश का बहुत लोकप्रिय लोक नाट्य है, उत्तर प्रदेश स्टेट का डांस है ये। और भवाई करके है, भवाई जो डांस है, ये गुजरात और राजस्थान का मुख्य सबसे फेमस भवाई, अरे सवाई भवाई, आपको इससे रिलेट कर जाएंगे। तो ये जो डांस है, ये गुजरात और राजस्थान का है। तो इस तरीके का अप्रोच देख रहे हैं, इससे आपको जाना ही पड़ेगा डीप में, आपको पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। अब हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, इधर एमसीक्यू सारा कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन 2 पे। इसमें जनरल डिस्क्रिप्शन है। अब इसे पहला क्वेश्चन है कि एक्टिंग इज इंटर रिलेटेड टू अदर आर्ट फॉर्म्स।
क्या हम एक्टिंग जो हमारे, जैसे आप एक अप्रोच लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आप थिंकिंग अप्रोच लगाएंगे और सोचेंगे कि जो हम एक्टिंग करते हैं, क्या हम बस एक्टिंग बोल के कर सकते हैं? तो बोलने में हमें वोकल हेल्प चाहिए, ठीक, तो और बहुत सारी चीज, बॉडी लैंग्वेज चेंज करना होता है, और किस तरीके से आप, क्या ये आप किसी आर्ट से रिलेट करके इसको इंटर रिलेट करके आप बता सकते हैं? राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इट, मतलब कि इस पे आप एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, लिखिए इस पे। तो हम, जैसे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं कि जैसे एक्टिंग क्या है कि लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक और डांस से रिलेटेड है। ये इस चीज का हेल्प लेते हुए आप एक्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें ये ऐसा तो है नहीं कि एक्टिंग सिर्फ एक आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो जाएगी, नहीं, आपको लिटरेचर, आपको पेंटिंग, म्यूजिक और डांस का एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको ये सारी चीजें आ रही हो। जब आपको ये आ रही हो तो आप उसमें ब्रीफ नोट लिख पाएंगे। और ब्रीफ नोट कहने का मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5, इस क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे पढ़ेंगे कि 3 ही क्वेश्चन करना है, ठीक, और इन 3 क्वेश्चन को करने के लिए आपको दे रहा है 30 नंबर, और 30 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर पर क्वेश्चन। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको इसमें 600-700 वर्ड लिखना पड़ेगा, कम से कम 1000 वर्ड टच करिए आप, और 1000 वर्ड टच करने के लिए आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो आप लिटरेचर लिखेंगे, ऐसा बहुत सारे लिटरेचर हैं जो आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे, जैसे शतरंज का खिलाड़ी मुझे याद आता है कि मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई, और सत्यजीत रे सर ने उस पर एक मूवी बनाई थी, शतरंज की खिलाड़ी, उनके इस बुक पे। तो वो लिटरेचर आप उस पर, जैसे बहुत सारे, अभी जैसे विशाल भारद्वाज को आप देख लो, जो शाहिद कपूर के साथ कमीने मूवी, अभी हाल में कोई एक मूवी आई थी उनकी, रोमियो, कोई रोमियो करके एक मूवी थी। तो ऐसे जो मूवी जो बुक पे बनती है, लिटरेचर पे बनती है, आप उसका जिक्र कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेंटिंग, जो राम वर्मा करके, जो हमारे इंडिया बहुत फेमस पेंटर रहे हुए हैं, उनके बारे में आप उनकी पेंटिंग के बारे में बता सकते हैं। पिकासो के पेंटिंग के बारे में बता, वो विंची करके एक जो करके कुछ, द विंची, मुझे नाम एग्जैक्ट अभी माइंड पे नहीं आ रहा है, तो द विंची करके था कोई एक, उनकी पेंटिंग थी पिकासो, तो उनकी पेंटिंग के बारे में, या अपने इंडियन पेंटर के बारे में बता सकते हैं आप। इसके बारे में स्कूल भी आप 1-2 डाल सकते हैं, जैसे शांति निकेतन, जो कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे, उन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर करके थे, वो उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया था, तो वो पेंटिंग के बारे में बता सकते हैं। म्यूजिक के बारे में बता सकते हैं। डांस फॉर्म, अगर जब आप डांस फॉर्म 100 याद कर लेंगे पूरा स्टेट का, तो आप डांस के फॉर्म ऐड कर सकते हैं। तो जब आपको नॉलेज स्टेट वाइज सारी चीजों का जब रहेगा, तो आपको लिखने में मदद मिलेगा ही मिलेगा। और जब लिखने में बैठेंगे तो आपको, आपकी कलम, जो पेपर उसको पढ़ते ही आपको इतना लगेगा कि अरे मुझे तो ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। आपके पास शब्द कम पड़ जाएगा, आपके पास जगह कम पड़ जाएगा लिखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे इसमें लिमिटेशन होता है कि आप कितना लिख सकते हैं उसमें। तो जो हम लोग क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हुए ये देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं कि डू यू थिंक एक्टिंग कैन बी लर्न और इट जस्ट अ नेचुरल गिफ्ट? क्या एक्टिंग पढ़ा जा सकता है या एक नेचुरल गिफ्ट है, मतलब ये प्राकृतिक देन है? तो इस पे ये बहुत विवाद में रहा है, हमेशा विवाद में रहा है कि यह गिफ्ट मिला है, भगवान की तरफ से देन है, या कि हम सीख के एक्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत विवाद में रहा है, और इस विवाद के ऊपर हजारों लोग ने टिप्पणी की है, आज भी लोग टिप्पणी करते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसमें 2 लोगों को जानना होगा, तो कॉन्स्टेंटाइन, ये स्टार स्लवस्की करके एक थे, स्टार स्लवस्की करके थे, और ली स्टारबर्ग करके थे। इन दोनों ने बैलेंस बताया कि आपको एक्टिंग एज इंटरनल, एक तो नेचुरल तो होता ही है इंसान के अंदर, उसके साथ साथ ये भगवान का देन भी है। तो जैसे ये भगवान का देन है, और उसके बाद आप सीख भी सकते हैं। तो एक्टिंग ऐसा नहीं है कि जो एक्टिंग नहीं जानता है वो पढ़ के या सीख के नहीं कर सकता है, और थोड़ा बहुत इंटरनल भी होना चाहिए। तो इस तरीके का बैलेंस अप्रोच बनाने के बाद उन्होंने इसके बारे में लिखा, बताया। तो आपको जो एक्टिंग के बारे में ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जस्टिफाई योर आंसर कह रहा है, तो इस पे आप जस्टिफाई करेंगे, आप 2-4 ऐसे राइटर, 2-4 ऐसे एक्टर, डायरेक्टर के बारे में बताएंगे जो बैलेंस्ड, और या तो आप ये भी अप्रोच लगा सकते हैं कि पहले आप इसके फेवर में लिखें कि नहीं, एक्टिंग एक लर्न करके नहीं सीख सकते, गिफ्टेड है, और फिर आप इस बारे में भी लिख सकते हैं कि आप ये एक्टिंग जो है वो लर्न करके सीख सकते हैं, और फिर आप दोनों को बैलेंस करके लिख सकते हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा था और मुझे क्या लगता है, और फिर कंक्लूजन क्या देंगे आप। तो ये अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन लिखने का। अब जैसे मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी 2, इसमें से 2 को ही क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 2 के बारे में लिखना है, और ब्रीफ नोट्स लिखना है कि इन दोनों में संक्षिप्त टिप्पणी अच्छे से डिटेल में लिखना है। तो जैसे फिल्म मिरर द सोसाइटी, क्या हमारी सिनेमा, जो हमारे जो फिल्म आती है, वो हमारे समाज के आईना के तौर पे काम करती है? क्या बहुत सारे ऐसे मूवी, जैसे बहुत सारी ऐसी मूवियां बनती हैं जो स्पोर्ट को, बहुत सारी ऐसी मूवी बनती है जो समाज को, बहुत सारी ऐसी मूवी बनती है जो, जैसे मुझे मूवी याद आ रही है भीम, साउथ की एक मूवी थी, सूर्या करके उसमें एक्टर है जो जिन्होंने एक्टिंग किया था, उन्होंने भीम मूवी बनाया कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड, एक वकील का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, और वो इतनी बेहतरीन समाज को एक नॉलेज देती है कि आप अपने संविधान से किस तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अगर उसका वायलेशन होता है तो कैसे लड़ सकते हैं। उस पर उन्होंने ये मूवी बनाई। तो कहीं ना कहीं
ये दोनों तौर पे इसको भी बैलेंस करके लिखना पड़ेगा आपको कि कोई ऐसी मूवी आती है जो समाज को आईना नहीं दिखा सकती, लेकिन कोई ऐसी मूवी आती भी है, बहुत सारी ऐसी मूवी आती है जो समाज को आईना दिखाने का काम करती है। तो हमारा जो अप्रोच होगा वो दोनों को लिखना होगा, और इस अप्रोच में लिखते हुए आपको डाटा यूज करना है। डाटा क्या यूज करना है कि हमें ये बताना है कि जब ये मूवी बनी है तो उसका राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, सिनेमेटोग्राफर कौन है, एडिट कौन किया है, इस मूवी का राइटर स्टोरी किसने बनाया है, ये मूवी किस सब्जेक्ट पे बनी हुई है, इस मूवी से क्या हमें सीखने को मिल रहा है, हमारा इसमें रिव्यू क्या है। और ये सबको देखते हुए जब आप सोसाइटी को समझाएंगे कि फिल्म मिरर का काम करती है कि नहीं करती है, तो वो जो अप्रोच देखेगा एग्जाम चेक करने वाला, तो उसकी वो खुद समझेगा कि हाँ इस लड़के को नॉलेज है और ये लड़का ने पढ़ा है इस चीज के लिए, और फिर इस पे वो आपको नंबर अच्छा देगा। तो और जैसे अब मैं जैसे इसमें 5 क्वेश्चन के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि वीडियो जल्दी एक शॉर्ट वीडियो में बने। तो अब जैसे कोई भी टेक्निकल नॉलेज नेसेसरी फॉर एन एक्टर, टेक्निकल नॉलेज, देखिए जैसे जो थिएटर के एक्टर होते हैं, जैसे जो थिएटर करते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे मैं सबसे मुझे इस समय अगर कोई सबसे बड़ा थिएटर आर्टिस्ट इस समय प्रेजेंट में अगर जो करेंटली लाइव उस मतलब जीवित है, वो नसरुद्दीन शाह की बात कर रहा हूं मैं, तो वो मुझे सबसे बड़े एक्टर लगते हैं, थिएटर के एक्टर लगते हैं। ऐसे मैं और भी बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं जो थिएटर के हैं, जैसे मनोज बाजपेयी जी हो गए, चाहे पंकज त्रिपाठी हुए, चाहे अभी हाल में बहुत फेमस चल रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, ये सब थिएटर के एक्टर हैं। तो इनके हिसाब से जो इनको नॉलेज थिएटर का जो स्टेज होता है, स्टेज के बारे में ज्यादा है कि स्टेज पे चलना किस डायरेक्शन में है, और आवाज कितनी तेज होनी चाहिए, आप आवाज को कैसे मॉड्यूलेट करेंगे, कहां पे खड़े होकर किस डायरेक्शन में देखना है, कितने पीछे कदम लेके जाने, कितने आगे जाने हैं, कि कैसे ऑडियंस को एंगेज करना है। तो ये जो थिएटर का नॉलेज होता है, तो जब ये लोग बॉलीवुड में एंट्री करते हैं तो इनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है टेक्निकल नॉलेज से। टेक्निकल नॉलेज मतलब कैमरा और डिस्टेंस कितने पे होगा, क्या होगा, इन सब पे थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। तो इनको थोड़ा सा नेसेसरी तो है इस चीज पे, आप इस पे अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, क्या फिल्म फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी का काम को सराहेंगे नहीं तो वो काम किसके लिए करेगा? मेरा मानना यही है कि जैसे मान लीजिए कि एक मूवी आई और वो बहुत फेमस हुई, बहुत समाज को बहुत एक अलग सब्जेक्ट दिया, उसने बताया कि समाज में इस तरीके के बदलाव होने चाहिए, समाज को इस तरीके से रहना चाहिए, समाज में ये चेंजेस आएंगे, समाज को ऐसे सुधारा जा सकता है, समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी चेंज करने की जरूरत है, उस मूवी से हमें मालूम चला। तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस इंसान, जिस इंसान ने मेहनत किया, स्टोरी लिखा और सिनेमेटोग्राफी किया, उसके बहुत सारी एडिटिंग किए, बहुत सारी चीजें करने के बाद जब मूवी हमारे समाज में आई, इतना मेहनत के बाद एक मूवी बनती है, तो क्या उस मूवी को सराहा नहीं जाए? क्या उस मूवी के जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, जो जिन्होंने मेहनत करके सोचा कि इस तरीके का डिजाइन, जैसे मान लीजिए कोई एक पीरियड फिल्म है, अब जैसे कोई भी एक पीरियड, जैसे जोधा अकबर बनी थी, ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जोधा अकबर, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। तो वो मूवी हमारे मतलब जो मुगल एरा रहा है उस एरा के मूवी, वो डिपेंड मूवी है उस एरा में, जैसे मुगल पीरियड पे डिपेंड है वो मूवी। तो क्या उस तरीके की मूवी बनाने में जो अप्रोच लगाया होगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर की, उस तरीके का ड्रेस पहनाएंगे ताकि वो दिखेगा, तो क्या उसको सराहा नहीं जाएगा? तो क्या फिल्म फेस्टिवल जरूरी नहीं है ताकि वहां पे जो एडिटर है, जो एक्टर है, चाहे जो सिनेमेटोग्राफर था, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर था, उसको अवार्ड मिल सके, फिल्म फेस्टिवल में उसको नॉमिनेट किया जाए? तो ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। आप इस पे क्या लिखना चाह रहे हैं, किस तरीके से अप्रोच लगा के लिखेंगे, ये आपकी सोच होगी। डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ न्यू मीडिया। न्यू मीडिया मतलब अब बहुत तरीके के मीडियाज आ गए हैं सोसाइटी में। ये 2015 का क्वेश्चन है, सोचिए अभी 2026 में आप सोचिए किस तरीके का डिजिटल मीडिया इतना हावी हो चुका है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। पहले के टाइम में प्लेटफॉर्म नहीं था लोगों को परफॉर्म करने के लिए, आज के टाइम में आपके पास फोन है, खुद परफॉर्म करिए, खुद अपलोड कर दीजिए इंस्टा पे, लोगों को पसंद आएगा, खुद फेमस होंगे। तो इस तरीके की अप्रोच बन गई है सोसाइटी की। तो ये सारी चीजें बदला है, तो आप इस पे लिखिए बढ़िया से। फिर आप जैसे दो ही लिखना था, मैं बहुत सारी बता चुका हूँ, जैसे मोबाइल वीडियो और फ्यूचर ऑफ सिनेमा। आज 2026 से फ्यूचर हो ही गया है सिनेमा का। राइट ऐसे ऑन 100 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा, इसके बारे में आपको लिखना है। 100 साल इंडियन सिनेमा के बारे में लिखना है। फिर हाउ इंपॉर्टेंट इज ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग फॉर एन एक्टर। एक्टर के लिए ऑब्जर्व करना और सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी यहाँ पे इसके ऊपर अभी नहीं, नीचे ही बताया होगा कहीं कि जैसे नहीं, यहीं पे सुन लीजिए कि जैसे ऑब्जर्व करना और लिसन करना, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जर्व नहीं करेगा तो वो, जैसे मान लीजिए कि एक डायरेक्टर आया, बोला कि यहाँ से आपको रोते हुए खाना है, तो वो रोएगा और खाएगा, बस रोएगा, खा रहा है। लेकिन अगर वो ऑब्जर्व करेगा, लोग सोसाइटी को देखेगा, तो कभी कभी क्या होता है कि रोते हुए खाते खाते आप खाना आपके गले में फंस गया और वो अटक गया, तो उस तरीके से वो बीच में पानी पी लिया। तो ऑब्जर्वेशन आपको ये सिखाता है कि रियल कैसे दिखेगा आपको, जैसे जो आप एक्टिंग कर रहे हैं वो रियल कैसे समाज को दिखेगा, रियल कैसे जो ऑडियंस आएगी देखने उसको रियल कैसे लगेगा। ऑब्जर्वेशन उसके लिए बहुत जरूरी है। लिसनिंग, सुनना, तो ये आप मॉड्यूलेशन, आप वॉइस चेंज करते हैं, जब तक आप अच्छा श्रोता नहीं होंगे आप अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे। तो सुनना बहुत जरूरी है। फिर हम यहाँ पे रस की बात कर रहे हैं, जैसे
रस मतलब नाट्य शास्त्र में रस 9 प्रकार के कहा जाता है, जैसे श्रृंगार रस लव और एरोटिज्म की बात करता है, हास्य रस कॉमिक और लाफ्टर की बात कर रहा है, और करुण रस दुख की बात करता है, रुद्र रस गुस्सा की बात करता है, एंगर की बात करता है, वीर रस हीरोइज्म की बात करता है, और भयानक रस हॉरर और फियर की बात करता है, विभक्त रस जो है डिस्कस्ट जिगुप्सा की बात करता है, और बहुत सारे ऐसे रस हैं जो कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आश्चर्य है, ये आश्चर्य रस, और यहाँ पे शांति पीस, शांत रस पीस की बात करता है, शांति की करता है। तो इस तरीके की जो रस है इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर, इसेंशियल क्वालिटीज। मैंने बोला ना कि एक जगह मैं यहीं पे अभी लिखा हूं कहीं कि आपको इसेंशियल क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो इम्पैथी, जैसे दूसरे के दुख सुख आप देख रहे हो और उससे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको अपने जीवन में उतार रहे हो, उसके दुख सुख में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो यहाँ पे ये एसेंशियल है। हाई इमेजिनेशन, ऊंची सोच, ऊंची तर्क शक्ति, ऊंची इमेजिनेशन रखेंगे आप तो आप लिख पाएंगे। फिजिकल एंड वोकल फिटनेस, वोकल मतलब बोलने और फिजिकल मतलब बॉडी का, तो बॉडी और आवाज दोनों को एक समन्वय बैठाएंगे, बैलेंस बनाएंगे फिटनेस पे, तो वो आपको काम करेगा एक्टिंग में। पेशेंस एंड रेजिलियंस होना चाहिए, और यहाँ पे लास्ट जो है क्यूरियोसिटी, आपको सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो ये जो है हमारा पूरा पीडीएफ कंप्लीट हुआ, और ये अब जैसे उसी तरीके का है कि हाउ डू यू प्रिपेयर रोल फॉर अ गिवन स्क्रिप्ट, कैसे प्रिपेयर करेंगे आप अपनी अप्रोच से बता सकते हैं। डिफिकल्ट वंस इनकाउंटर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लेंगे और करेंगे। फिर जैसे यहाँ पे आपको लिखना क्रिटिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टर फ्रॉम द एनी ऑफ द हिज फिल्म, तो इसके बारे में क्रिटिकल एग्जामिन करना है। जैसे क्रिटिकल व्यू चाहिए, क्रिटिक्स जो व्यू होता है, जैसे आईएमबीडी एक ऑप्शन है कि आईएमबीडी में आप जाके और इस तरीके का क्रिटिक व्यू पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स व्यू वहाँ पे राइटर हैं जो अपना क्रिटिक व्यू देते हैं, तो आप उनके पढ़े और उनके बारे में जाने, और फिर इसमें से 2 या 1 लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कोनिका सेन शर्मा जो है बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है, और कमल हसन जो बहुत इंडियन इनकी मूवी थी जो बहुत फेमस थी, मार्लोन ब्रांडो, इरफान खान जो है, जूलियट बिनोच करके है, बिनोच, तब्बू है, और शबाना आजमी है, जूलियट बिनोच है, इरफान खान है, इन सब के बारे में आपको एक के बारे में लिखना है। और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, द कैरेक्टर फैसिनेट यू द मोस्ट फ्रॉम द आइदर रामायण और महाभारत और फ्रॉम प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो इन 3 में से रामायण महाभारत और प्ले ऑफ शेक्सपियर, जैसे मुझे अगर कोई बहुत फैसिनेट करता है तो वो थे एकलव्य बहुत फैसिनेट करते हैं मुझे, और भी बहुत सारे, जैसे अभिमन्यु हो गए, मुझे बहुत पैशनेट करते हैं। अगर मुझे कैरेक्टर लिखना होगा तो अभिमन्यु के बारे में लिखूंगा कि कैसे इतना वीरता किसी इंसान के अंदर कैसे हो सकती है, और ऐसे अपनी माँ के कोख से ही अगर कोई बच्चे में ही कुछ स्टोरी सुना और उस पर वो अमल कर गया, अपने समाज के लिए लड़ा और हस्तिनापुर के लिए लड़ा, तो अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं अभिमन्यु और एकलव्य के बारे में लिखूंगा। और रामायण में अगर मुझे किसी के बारे में लिखना होगा तो मैं रामायण में लिखूंगा क्या बोलते हैं, अगर मुझे रामायण में लिखना होगा तो लोग ऐसे राम के कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे, रावण के कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे, लेकिन मुझे अगर कोई कैरेक्टर, तो मैं जामवंत को लिखूंगा। मुझे जामवंत बहुत पसंद थे क्योंकि उनका जो थिंकिंग अप्रोच रही है बहुत बेहतरीन रही है। उन्होंने, जामवंत जी ने ही जब महावीर जी को जब अपनी शक्तियों का आभास नहीं था, तो जब वो समुद्र किनारे खड़े थे तो उनको उनकी शक्तियों का आभास कराने वाले जामवंत जी थे। तो मैं अगर मुझे लिखना होगा तो मैं जामवंत जी के बारे में लिखूंगा, रामायण के बारे में अगर लिखना हो तो। और फिर इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे द फॉलोइंग एक्टर एंड एक्ट्रेस हैव बीन अवार्डेड द नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफिशियल रजत कमल अवार्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो इस तरीके का है ये, इंडिकेट करेक्ट चूज, तो इसमें लिखना है कि कौन किसको क्या मिला है। फिर ये करने के बाद फिर इन द अर्ली 1950 वाज प्रोड्यूस्ड बाय, इसको किसने प्रोड्यूस किया, तो झांसी की रानी मूवी थी, सोहराब मोदी थे जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया था 1953 में, और फुल लेंथ टेक्निकल फिल्म थी ये झांसी की रानी। और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन द फॉलोइंग एक्टर वाज रिनॉन्ड फॉर इम्पर्सोनेटिंग फीमेल कैरेक्टर इन फिल्म। एक्टर जो है वो फीमेल कैरेक्टर के लिए अपने स्त्री पात्र का प्रतिरूप धारण में विख्यात थे, महिला बनने में बहुत विख्यात, तो वो बाल गंधर्व थे, और ऑप्शन सी इसमें सही है। और 11वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार की खास विशेषता नौका दौड़ है।
नौका तो बोट रेस, बोट रेस कहाँ पे बहुत फेमस है। तो 11 क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा ओनम। तो आपको ये देखना है कि रेस और फेस्टिवल कहाँ से फेमस है। फेस्टिवल और देखिए यहाँ पे एक्टर के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे फेस्टिवल के बारे में पूछ लिया। मैं ऊपर ही बता चुका हूँ आपको कि फेस्टिवल, डांस, लैंग्वेज, क्लासिकल डांस, हेरिटेज साइट, पिलर, क्वाइंस, आईवीसी, हिस्ट्री, जियोग्राफिकल, वो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आप डांस फॉर्म को याद रखिए। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुंदेलखंड प्लेट्यू कवर पार्ट ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो जो 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड जो एरिया है उत्तर प्रदेश और एमपी से जुड़ा हुआ है, ठीक। और फिर 13वां जो, तो ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और 13वां क्वेश्चन जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जो ये जन गण मन जो हैज बीन अडॉप्टेड एज ए इंडियन नेशनल एंथम, हाउ मेनी संटास ऑफ सेड सॉन्ग वेर अडॉप्टेड। मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रगीत के रूप में ग्रहण किया गया। इस गीत के कितने परिच्छेदों को ग्रहण किया गया है, कितने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ओनली द फर्स्ट स्टांजा। स्टांजा, स्टांजा मतलब परिच्छेद होता है, पैरा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। विच अमंग द फॉलोइंग इंडिया एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द हॉनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। कौन सा एक्टर है जिसको ये अवार्ड मिला है? 2000, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 14 2015 का ये क्वेश्चन, इसमें से एक ही है जो जिनको ये मिला है, ओम पुरी जी। बहुत बेहतरीन, बहुत बड़े एक्टर, और इंडिया सिनेमा को आगे लेके आने में बहुत बड़ा हाथ रहा है इनका, बहुत बड़ा हाथ। बहुत कम पैसे में काम करते थे, बहुत ही कम बजट में इन्होंने काम किया और बहुत बेहतरीन बेहतरीन काम किया है। ओमपुरी के बारे में जरूर पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे जो 4 लोगों का नाम दिया बहुत बड़े एक्टर है, नवाजुद्दीन, ये नसरुद्दीन शाह, इरफान खान, बाप रे बहुत बड़े एक्टर हैं। टॉम अल्टर, ये भी बहुत बड़े एक्टर हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मैं अच्छा वीडियो बनाता जाऊंगा आपके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2015-16 से लेके 2026 तक। ऐसे वीडियो देखने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। चैनल का नाम है FTII क्लासेस। लाइक मत भूलिएगा क्योंकि क्लासेस फ्री है। आप हमें पे कर सकते हैं लाइक करके, आप हमें पे कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, आप हमें पे कर सकते हैं शेयर करके। आपके पास एक अथॉरिटी है। अच्छा, वैसे अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या जाएगा, और कर देंगे तो क्या जाएगा, तो कुछ जाएगा नहीं। तो आप करें ताकि हमें उस चीज़ से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, आपको और बताने का, और मेहनत करने का, और पीडीएफ खोजने का, एक जगह पीडीएफ लाने का, एक चैनल पे लाने का। इसके लिए हमें प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छा वीडियो बनाएं आपके लिए। तो इतना तो करें आप। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।